सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिंपल भी है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वेव मोशन। पहले से आप पढ़ते आए हैं कि दो टाइप की वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं? इसके पहले आप वेव मोशन कितने लोग अच्छे से जानते हैं? कोई हाथ उठा के बताएं। वेव मोशन सबको आता है? क्या है वेव मोशन? एक्चुअली वेव्स भी दो टाइप की होती हैं। वेव्स जो है दो टाइप की होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें मीडियम इज रिक्वायर्ड। मीडियम इज रिक्वायर्ड। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। जितनी भी वेव्स एग्जाम्पल के तौर पर साउंड वेव्स हैं, एक स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड है उसमें बनने वाली वेव्स हैं, किसी सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में जो वेव बनती हैं वो सारी की सारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। किसी तालाब में आप पत्थर फेंक देते हैं तो वो जो वेव्स बनती हैं वो सारी की सारी मैकेनिकल वेव्स। स्प्रिंग जब ऑसिलेट करता है तो उसमें भी वेव बनती है तो वो भी मैकेनिकल वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसका एग्जाम्पल आपको पता है लाइट वेव्स। लाइट वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा एक स्पेक्ट्रम रेंज है जिसमें रेडियो वेव्स भी आती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन भी आता है। इंफ्रारेड रेडिएशन को आप किस रूप में जानते हैं? जो हीट आती है सन से या वैसे भी हीट होती है वो भी एक रेडिएशन के रूप में होती है। वो रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन कहलाता है। जो हीट वेव्स होती हैं वो इंफ्रारेड होती हैं जिनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है। वेवलेंथ का मतलब तरंगदैर्घ्य। और अगर विजिबल लाइट से कम वेवलेंथ है तो उनके एग्जाम्पल्स आपको पता है, अल्ट्रावायलेट है, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं। ये सारी की सारी कैसी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यही सब छोटी छोटी सी बातें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। ठीक है, अब वेव्स को तो आपने जान लिया है कि मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम इज रिक्वायर्ड। ये बात ध्यान रखिए। दूसरी चीज, क्योंकि हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आज नहीं हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल दे दिया है। आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दो एग्जाम्पल बताएंगे? साउंड वेव्स हो गई और ये जो साउंड वेव्स हम बोल रहे हैं ये कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दूसरी स्प्रिंग वेव्स। नहीं, ये ध्यान रखना, स्प्रिंग जब स्ट्रेच करते हो तो कंप्रेशन रिफ्लेक्शन आता है। क्या कहते हैं? संपीड़न वेवलेंथ के रूप में जो आगे बढ़ती हैं या कंप्रेशन रिफ्लेक्शन के रूप में बढ़ती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इसमें आप एग्जाम्पल में लाइट वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज। अब लिखने को तो बहुत सारी लिखते चले जाएं।
माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, है ना। इसके अलावा स्ट्रिंग वेव्स। स्ट्रिंग वेव्स का मतलब स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में जो वेव बनती है, देखिए स्प्रिंग वाली आप याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल, और स्ट्रिंग में जो बनती है दो के बीच में जो ऊपर नीचे इस तरीके से बनती है, ये होती है ट्रांसवर्स। स्ट्रिंग वाली ट्रांसवर्स, स्प्रिंग वाली लॉन्गिट्यूडनल। अब मैं तुमको वेव मोशन एक बार फिर अपने एंगल से बताना चाहूँगा। ये वेव क्या है? एक तरीके से डिस्टरबेंस है जो सोर्स से लेके मीडियम के ऑल अराउंड, मतलब सोर्स के ऑल अराउंड मीडियम में प्रोपेगेट होता है या ट्रांसमिट होता है। होता कैसे है? अगर हम मैकेनिकल वेव्स की बात करें, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं सोर्स से लेके आगे की ओर बढ़ते हुए अपनी ही मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऑसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। समझ में आ रही बात? मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर दोलन करने लगते हैं। कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का। पार्टिकल मूव करके कहीं और नहीं चला जाता, वो अब जहां भी है, जिस जगह भी है स्पेस में, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में मीडियम हो, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो, चाहे गैस के फॉर्म में। मीडियम के पार्टिकल्स में हलचल या वाइब्रेशन या दोलन होने लगते हैं। अब वो स्रोत से लेके मीडियम में आगे की ओर ट्रांसमिट होता है। इससे सरल भाषा और कोई बताएं क्या? हाँ, एक बात और है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव सपोज करते हैं ये है, दो मोड हैं पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने के। वाइब्रेशन को आप हलचल शब्द भी पहचान सकते हैं। एक ऑर्डर्ड वे में हलचल, सरल आवर्त गति में या सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करने लगते हैं। या तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के अलोंग ही पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। जो ऑसिलेशन की जो दिशा है वो ये है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव की भी दिशा यही है। तो वो कैसी होगी? लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। लेकिन पार्टिकल का अपना कोई नेट मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट होता है अपनी मध्यमान स्थिति के सिर्फ इधर उधर। तो ऐसी तरंगें या ऐसी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। जो साउंड वेव्स हैं या ध्वनि तरंगें हैं, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है उसका। इसमें प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा कंप्रेशन, जैसे इकट्ठे हुए कंप्रेस हो गए, तो जहाँ से आए वहाँ पे रेयरफेक्शन या विरलन हो गया, तो संपीड़न विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं ध्वनि तरंगें। ये आपने पढ़ा। हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं जो आपने पढ़ा। एक तो ये डिस्टरबेंस सिंपल हार्मोनिक मोशन के रूप में होने लगता है। ठीक है। जैसे कोई एक मैसेज प्रचारित होता है, तुमसे तुम पे पहुंच गया, तुमसे तुम पे पहुंच गया, लेकिन कुछ चले नहीं, ट्रांसफर होता गया। जो मैसेज सोर्स की तरफ से आया था हलचल का, तो उसने हलचल करते हुए दूसरों को हलचल की तरफ अग्रसर करते हुए वो अग्रसर होता चला जाता है। हलचल अग्रसर होती है या डिस्टरबेंस अग्रसारित होता है। इससे और कोई सरल भाषा प्रयोग करूं तो ये है वे। हाँ, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है भाई, बिना ऊर्जा के कोई हलचल या वाइब्रेशन नहीं हो सकता। तो एक स्थान से सोर्स से
गंतव्य स्थानों की तरफ ऊर्जा का संचरण होता है। डिस्टरबेंस का संचरण है और साथ में ऊर्जा का संचरण है। दो बातें हमेशा याद रखें। अगर ऐसा है तो ये तो हो गई लॉन्गिट्यूडिनल, कौन सी हो गई? लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि मीडियम के पार्टिकल्स उसके लंबवत दिशा में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हुए यहां से शुरू हुआ स्रोत की तरफ से, और ये जो आगे की ओर बढ़ रहा है मीडियम में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव एक्स डायरेक्शन में है, और मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। तो ऐसी वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव। आर यू वेरी क्लियर और नॉट? ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चूंकि मीडियम के पार्टिकल ही नहीं होते तो वहां क्या ऑसिलेट करता है? उसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगें आप हिंदी में बोलते हो, विद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश, उनके परिमाण, जैसे आपने एलसी सर्किट पढ़ा था, उसमें आवेश का परिमाण बदलता था, वही सरल आवर्त गति में या सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता था। यहाँ पे विद्युत सदिश, सदिश शब्द हमने इसलिए किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो विद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश के रूप में हम बोलते हैं। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के लंबवत दिशा में उनके जो परिमाण हैं वो बदलते हुए चले जाते हैं मीडियम में, और स्रोत से वो इमिट होता है। जैसे कोई स्रोत है ये ट्यूबलाइट का, तो वहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगें, वो आप जानते होंगे कि जो हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में E2 माइनस E1 या E3 माइनस E2 या E3 माइनस E1 का जो अंतर होता है H2 के फॉर्म में, जो ऊर्जा निकलती है, क्योंकि उसका ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल भी है और वेव भी है, तो पार्टिकल के रूप में आप उसकी ऊर्जा नापते हो E/hν से, और उसका जो रूप होता है उस ऊर्जा का वो विद्युत चुंबकीय प्रकार का होता है, यानी उसमें विद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश विद्यमान होते हैं, ये आपको पता है। तो वो परपेंडिकुलर दिशा में उसका मैग्नीट्यूड वेरी करते हुए स्पेस में आगे की ओर बढ़ता है। ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। फिर कभी मौका मिला तो हम इसको बहुत अच्छे से डायग्राम बना के भी समझा देंगे, क्योंकि हमें और दूसरी बातें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझानी है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। तो आपने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को भी समझ लिया है। उसके अलावा मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दोनों टाइप की वेव्स है। नॉन मैकेनिकल माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्वनि और प्रकाश हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो प्रकाश ट्रांसवर्स वेव। इस तरीके से आप दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अब हम लोग आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, बहुत आसान है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। आपसे मैंने अभी क्या कहा कि डिस्टरबेंस है, आगे की ओर बढ़ता है। सपोज करते हैं ये ऑरिजिन है और यहाँ पे टाइम t है, ठीक है। एक कोई डिस्टरबेंस इतनी दूर है, ये डिस्टरबेंस को हमने y से डिनोट कर रखा है, ये x डायरेक्शन में मूव करेगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अगर हम ये कहें कि सॉरी टाइम हमने यहाँ t लिया, तो आप लिखोगे y इज ए फंक्शन ऑफ t, ठीक है। y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। भाई डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस का मतलब जो उसका
मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा है। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि हमने x बनाया और y बना दिया, y हमने लंबवत दिशा में दिखाया है, इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव है, ऐसा नहीं। देखिए, अगर हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को, भले ही x डायरेक्शन में चल रही है, हमने x दिखा दिया, भले ही उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो रोटेशन तो आपको चेंज करना पड़ेगा पार्टिकल के वाइब्रेशन का। तो हमने उसको रिप्रेजेंटेशन y से दे दिया कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होके यहाँ पहुंच गया है टी टाइम, राइट। अब अगर वेव की वेलोसिटी v है तो इसको x डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा होगा, x by v। अब ये जो दृष्टा या ऑब्जर्वर है वो क्या देखेगा, y इक्वल टू एफ टी लिखना सफिशिएंट नहीं है, हमें इसके लिहाज से देखना होगा। इससे ये पॉइंट तो पीछे हम यहाँ देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा y इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी। कितना पीछे आ गए हम, x अपॉन वी टाइम पीछे आ गए। नहीं समझ में आ रही बात? ये हमने यहाँ पे टाइम जो भी दिया है, यहाँ खड़े होकर हम देख रहे हैं, लेकिन हम इसी को यहाँ खड़े होकर देखना चाहते हैं, क्योंकि जब भी फिजिक्स में मेजरमेंट लिए जाते हैं वो ओरिजिन से लिए जाते हैं, जहाँ स्रोत है, जहाँ से आप पूरा उसकी मैकेनिक्स देखना चाहते हो, मजा लेना चाहते हो कि भाई इतनी दूर है, अब कहाँ पहुँची, अब कहाँ पहुँची, अब कहाँ पहुँची, तो सारा आनंद आपको ऑब्जर्वर की तरह देखने में ही मिलता है, ठीक है। ईश्वर भी के बारे में सबसे बड़ा दृष्टा माना जाता है, वो छुप के देखता है और आनंदित होता रहता है कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो तुम भी उसी तरीके से, यहाँ तो आपने देख लिया, अब यहाँ आ जाओ सही जगह, और यहाँ से टाइम का अंतर कितना है, t माइनस एक्स अपॉन वी। बस हमारा काम खत्म हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा वेव के अंदर। एक चीज जो है वेव वेलोसिटी होती है, और एक होती है पार्टिकल वेलोसिटी। हम वेव वेलोसिटी को v लिख देते हैं और पार्टिकल वेलोसिटी को v लिख देते हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी वेरिएबल, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, और जब वो एक्सट्रीम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाता है तो क्या होता है, जीरो वेलोसिटी हो जाती है। तो पार्टिकल वेलोसिटी को हम v कह रहे हैं। हमने कहा कि पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं होता है वेव मोशन में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, जाता है अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर पर हिल डुल लेता है। आप वाइब्रेशन को हिलना डुलना कह सकते हो, इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, बस इतना ही, इसके अलावा हिल लो वहाँ, लेकिन आप यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाओ। तो पार्टिकल वेलोसिटी हमने कहा v p। पार्टिकल वेलोसिटी किससे दी जाएगी, क्योंकि y हमने उसको रिप्रेजेंट किया है उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होने के लिए, तो पार्टिकल वेलोसिटी dy by dt होगी। और अगर वेव वेलोसिटी कहोगे तो dy अपॉन dx अपॉन dt। आर यू क्लियर और नॉट? भाई वेव या डिस्टरबेंस मीडियम में आगे की ओर x दिशा में चल रहा है, ये किसी दिए हुए माध्यम के लिए या मीडियम के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने वेव की इक्वेशन ये बनाई, y इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स। किसी कोई संदेह? अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ।
बस इतना पॉइंट क्लियर कर लो, वेव आपने समझ ली। उसके पहले की फिजिक्स हम लगातार आपसे डिस्कस करते हुए चले गए। डिस्टरबेंस है, हमने एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया। कहाँ से लिया? ऑरिजिन से। कितनी दूरी पे? x वैल्यू। वेग उसका कितना था? v। कितना अंतर है हमारे और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में? x अपॉन v के अलावा टाइम के हिसाब से x अपॉन v का अंतर है, दूरी के हिसाब से x का अंतर है। और जो उसका पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से हो गया है y के रूप में, वो फंक्शन किसका है? वैसे तो t का है, लेकिन जो टाइम का डिफरेंस आ गया है तो कुल मिला के यहाँ पे हम देखेंगे तो t माइनस एक्स अपॉन v का अंतर आ गया। अब इससे ज़्यादा और क्या फिजिक्स समझाएं हम आपको। अब बहुत सरल सा मामला बचा है, ये मिटा दूं मैं। बहुत सिंपल सा मामला बचा है। अब इसे टेबल के रूप में लिख रहा हूँ, डी के बजाय डिफरेंशिएशन को पार्शियल वाला। डेवर y अपॉन डेवर t इक्वल टू f डैश t माइनस x अपॉन v। डेवर 2y अपॉन डेवर t स्क्वायर इक्वल टू f डबल डैश, डिफरेंशिएशन को f डबल डैश लिखना आता है, t माइनस x अपॉन v। इसको इक्वेशन 1 डाला था, इसको 2 डाल लीजिए, इसको 3 डाल लीजिए। एक काम और अभी हमें करना बाकी है। डेवर y अपॉन डेवर x अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा? माइनस 1 अपॉन v, क्योंकि इसमें x अपॉन v लिखा हुआ है, इसके साथ 1 अपॉन v लगा हुआ है। और f डैश तो आएगा ही आएगा, t माइनस x अपॉन v, ये हो गया 4। डेवर 2y अपॉन डेवर x स्क्वायर क्या आएगा? 1 अपॉन v स्क्वायर f डबल डैश t माइनस x अपॉन। कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन नंबर 5। कोई प्रॉब्लम या नहीं? अब मैं इक्वेशन 2 और 4 को ट्रीट करना चाहता हूँ। इससे एक इक्वेशन आएगी जो कि ऑब्जेक्टिव में आती है। अब आप देखिए कि f डैश t माइनस x अपॉन v है, इसकी जगह हम डेवर y अपॉन डेवर t भी तो लिख सकते हैं। Substituting the value of डेवर y upon डेवर f dash डेवर t upon t minus x upon v into 4, you will get डेवर y upon डेवर x equal to minus 1 upon v into डेवर y upon डेवर t। ठीक है? या इसको इस तरीके से लिखते हैं, डेवर y अपॉन डेवर t इक्वल टू माइनस v इंटू डेवर y अपॉन डेवर x। ये एग्जाम में पूछा गया है, देखते हैं। डेवर y अपॉन डेवर t को हमने क्या नाम दिया? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है इन पोजीशन से, टाइम के साथ हो गया तो डेवर y अपॉन डेवर t क्या बनेगा? पार्टिकल वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी यहाँ से दिख रहा है या मैं मिटा के लिख दूँ? पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस v माने वेव वेलोसिटी। ये वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में संबंध है। वेव वेलोसिटी इनटू ये डेवर y अपॉन डेवर x को क्या करती है? इसका भी कोई नाम होता है, स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व। ठीक है? तो मैं यहाँ से स्लोप लिखे दे रहा हूँ, आगे लिखने की जगह नहीं। ठीक है भाई, दो डायमेंशन आ गई एक्स और वाई। एक्स डायरेक्शन ऑफ मतलब प्रोपेगेशन ऑफ वेव की दिशा में चली गई दूरी है, वाई डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का मीन पोजीशन से। तो जो x और y में जो वेरिएशन चलते हैं x के हिसाब से y में, तो उसका जो स्लोप है डेवर y अपॉन डेवर x कहलाएगा। तो ये एग्जाम में
शब्दों में पूछा गया था, हो सकता है किसी रूप में एक जगह सही लिख दें। इसमें तो बहुत सारे वेरिएशन है, कभी भी इधर लगा दें, कभी एक नीचे कर दें, कहीं ऊपर कर दें, इस तरीके से भी उठा के यहाँ कर दें, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन बन जाते हैं। तो आप सही चीज़ रट के रखिए, राइट। हमने कुछ नहीं किया, इसमें टी और वो थे, उसको एक बार टी के रिस्पेक्ट में ये, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बेसिक इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है। ये एक तरीके से वेव की समीकरण है ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब मैं इक्वेशन 3 और 5 को कंसीडर करने जा रहा हूं, ठीक है। 2 को मिटा दिया मैंने, बात समझा दी, 4 को भी मैंने मिटा दिया, राइट। अब ये बताइए कि डेवर 2 y अपॉन डेवर टी स्क्वायर है f डबल एस, ये उठा के यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, डेवर 2y अपॉन डेवर एस स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, डेवर 2y अपॉन डेवर टी स्क्वायर, या तो इसी रूप में लिखने देखे रहने दीजिए, और या फिर डेवर 2y अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर डेवर 2y अपॉन डेवर एक्स। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। और जो हमने हेडिंग डाला था पहले, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, यही डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, डेम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की पढ़ी, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की पढ़ी, वैसे ही वेव की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये मैं अलग से लिखूं या ये इस रूप में भी याद कर सकते हो और इस रूप में, दोनों में याद कर सकते हो। ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन जान ली, होता क्या है कई बार, हाँ कहाँ पे मैं समझे, यहाँ पे बिल्कुल होना चाहिए, गलती से लिख गया, सही कर लो, ये अपने आप से सही कर सकते हो। ब्लैक बोर्ड में लिखने में कभी कभी चूक हो जाती है, ठीक है। तो ये अवकल समीकरण हिंदी वाले समझ लें, वे डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं अवकल समीकरण। ये तरंग का अवकल समीकरण है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ। नाउ यू आर क्लियर। y इज ए फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स अपॉन v, ये है वेव की इक्वेशन, समझ में आया। अब मैं आपको एक उस वाली बात में ले चलना चाहता हूं जो अब तक आपने इंटर बताया। ये तो जो जनरल वे में हमने लिख दिया फंक्शन f, फंक्शन साइन के रूप में भी हो सकता है, कॉस के रूप में भी हो सकता है, e के पावर के रूप में भी हो सकता है, मोस्ट जनरल एक्सपोनेंशियल होता है। लेकिन जो आपने पढ़ा है मैं उसी को लेकर आप कहते हो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, कैसे, ठीक है। अब आपने तो वो लिख दिया जनरल, जब इनिशियल फेज 0 होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये एक तरीके से क्वेश्चन लिखा, सॉल्यूशन लिखा हुआ। अब इसी में आप उसको x अपॉन v लगा दीजिए, जैसे कि मैं दोबारा फिगर बनाता हूँ, मैं इसको सबको मिटा दूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गया हो गया। ये जो साइन वेव होती है, उसी साइन के रूप में हमने लिखा, वो ये साइन का कर्व जो है ऐसे ही बनता है, आपको पता ही है। इसमें हमने यहाँ कहीं ले लिया x डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है वेव की, ये x डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट y है। तो हमने इसके लिए ये इक्वेशन लिखी, यही वेव इक्वेशन है। अब f
टी माइनस एक्स अपॉन वी के जगह पे जब हमें ये हमने स्पेसिफाई कर दिया कि सिन्यूसॉइडल फॉर्म में है या सिंपल हार्मोनिक मोशन में है पार्टिकल्स, उसके लिए जरूरी नहीं था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में थे एफ जब हमने लिखा जनरल है, उसका स्पेशल केस ये हो सकता है, मोस्ट जनरल इक्वेशन थी, ये स्पेसिफिकली है सिंपल हार्मोनिक मोशन में है पार्टिकल्स। अब इसी को आप बदल बदल के आपने डिफरेंट वे में, आपको ये बात समझ में आ गई, ये साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी वही जिस तरीके से हमने उसमें करा था उठा के हमने यहाँ रख दिया। फंक्शन एफ डिफाइन हो गया यहाँ पे साइन के रूप में है, साइन फंक्शन हो गया। एम्पलीट्यूड के टर्म्स में हमने उसके डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर दिया। बात समझ में आ रही है कि डिफिकल्ट लग रही है? भाषा सही है जो मैं बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में घुसने लायक है कि नहीं? ठीक है, तो रिस्पॉन्स दिया करिए, अब जाने तो कि जो मैं बोल रहा हूँ आप रिसीव कर रहे हो या नहीं। ठीक है, अब आप देखिए इसी इक्वेशन से आपकी जानी पहचाने रूप आ जाएंगे। ओमेगा को 2 पाई एन भी लिख सकते हो टी माइनस एक्स अपॉन टी, इसको आप ए साइन 2 पाई बाई टी एक्स अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन वी भी लिख सकते हो। एक इक्वेशन ये भी हो सकती है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाहर रखा टी अपॉन टी कर दिया माइनस एक्स अपॉन वी टी। ठीक है, अब इसको v इक्वल टू अगर n लैम्डा लिखोगे या न्यू लैम्डा लिखोगे तो न्यू इंटू टी इक्वल टू 1 होता है कि नहीं? तो आपने ये फॉर्म वेव इक्वेशन का पढ़ा ही होगा, साइन 2 पाई e बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। इससे प्रॉब्लम सॉल्व करिए इंटर में कि नहीं? एक ये रूप है। अब मैं सारे करके नहीं दिखाऊंगा, एक इक्वेशन का रूप ये भी आ सकता है ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा बाहर निकालिए, इसमें 2 पाई बाई लैम्डा। तो अब यहाँ क्या बचेगा, एक लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टी लैम्डा बाई टी माइनस एक्स बचेगा। और लैम्डा बाई टी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेवलेंथ जो होती है ये तो होती है लैम्डा वेवलेंथ है, उसमें टाइम कितना लगता है? टी लैम्डा बाई टी डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। ठीक है, तो ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा, ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स इस रूप में भी आती है इक्वेशन। ये डिफरेंट इसमें बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्या करते हैं कि कोई इक्वेशन लिख दी और उसमें नीचे पूछ लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं जब शॉर्ट पेपर में आप देखोगे। तो बेसिक इक्वेशन तो आप रख सकते हो ए साइन टी माइनस एक्स अपॉन वी, उसी से सारे जो रूप होते हैं वेव इक्वेशन के वो निकाले जा सकते हैं। एक और तरीका है, हमने यहां लिखा, हमने इसको पूरा का पूरा अंदर ले गए ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी इंटू ओमेगा। ओमेगा को अंदर ले गए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, v इक्वल टू एन लैम्डा लिख सकते हो और इसको 2 पाई एन लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब इसमें जो 2 पाई बाई लैम्डा है इसका नाम आपने सुना कभी? व्हाट डू मीन बाई 2 पाई बाई लैम्डा? के प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ये कभी भूलना नहीं। 2 पाई बाई लैम्डा इज के नॉन एज के वन स्मॉल के, इसको कहते हैं प्रोपेगेशन। जब आप हायर लेवल में जाएंगे तो आप वेवलेंथ भूल जाएंगे
आपको वेवलेंथ के बजाय, क्योंकि इसमें फेज जो एक साइकिल पूरा होने में जो फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई, और पूरी डिस्टेंस सेवल्ड होती है लैम्डा। 2 पाई बाई लैम्डा एक प्रोपेगेशन कांस्टेंट के रूप में कहा जाता है। तो ये इक्वेशन का रूप आता है ये साइन ओमेगा टी माइनस। मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है